नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए आपके पसंदीदा श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12th फिजिक्स में आज समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेश की गतियों के बारे में और इस अवधारणा को सही तरीके से समझकर प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को सहज बनाते हैं। शुरू करते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझते हैं क्या एक आवेश गति के दौरान सदैव बल रेखाओं के पथ पर ही अनुगमन करता है। यदि विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सरल रेखीय रूप में हो, एक विद्युत क्षेत्र समरूप प्रकृति का हो, तो ऐसी स्थिति में एक स्थिर धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में और एक ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की ठीक विपरीत दिशा में बल से त्वरण अनुभव करेगा और समय के साथ त्वरण स्थिर आवेश में गति के अंश बना देगा। अब एक गतिशील आवेश जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा था, उस पर बल से उत्पन्न त्वरण जो नया वेग का घटक बनाता है वो भी पूर्ववत विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में पुराना वेग और नया वेग दोनों विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रहेंगे, धनावेश के लिए और ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत रहेंगे। और ऐसी स्थिति में एक धन या ऋण आवेश विद्युत बल रेखाओं के अनुदिश ही गति करेगा। लेकिन जब बल रेखाएं वक्रीय हो या विद्युत क्षेत्र असमरूप हो, तो एक आवेश पूर्व के त्वरणों से जो वेग पाएगा, उस वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र के बल या त्वरण की दिशा से भिन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रारंभिक वेग के साथ जब विद्युत क्षेत्र के बल से जो त्वरण उत्पन्न हुआ है, वो त्वरण जो समय के साथ वेग का घटक पैदा करता है, वो वेग प्रारंभिक वेग के साथ सदिश रूप से जुड़कर जो नया वेग बनाएगा, वो नया वेग बल की दिशा में नहीं होगा, ना ही वो प्रारंभिक वेग की दिशा में रहेगा, बल्कि वो बीच की इस काली तीर की भांति किसी पथ पर आवेश की गति को प्रदर्शित करेगा। ध्यान रहे, किसी भी कण का विस्थापन ताक्षणिक वेग की दिशा में होता है। तो अगर ये कण प्रारंभिक इस लाल तीर की दिशा में गति कर रहा था, तो कुछ समय बाद जब वेग में मान और दिशा में परिवर्तन होगा, तो कण की गति के मान में और दिशा में परिवर्तन नए ताक्षणिक वेग के अनुदिश हो जाएगा। और इन स्थितियों में कण की गति का पथ विद्युत बल रेखाएं जिन दिशाओं में आवेश पर बल लग रहा है, उसकी बजाय किसी दूसरे पथ पर बल रेखाओं से भिन्न पथ पर चित्रानुसार गति करेगी। तो अगर बल रेखाएं सरल रेखीय हैं, विद्युत क्षेत्र समरूप है, तो एक स्थिर आवेश बल रेखाओं के अनुदिश ही गति करेगा। यहां हम कह सकते हैं कि अगर प्रारंभिक वेग और बल दोनों की दिशाएं अगर एक ही हो, तो कण की गति सरल रेखीय होगी। अन्यथा जो बल और वेग में अगर कोई कोण है, तो ऐसे आवेशित कणों की गति एक परवलयाकार पथ बनाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की केवल दो प्रकार की गतियां हो सकती हैं। अगर प्रारंभिक वेग और बल एक ही दिशा में है, तो ये सरल रेखीय होगी, और अगर बल और वेग की दिशाओं में कोण है, तो ये एक परवलयाकार पैराबोलिक पथ होगा। आज हम एक स्थिति जिसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र और आवेशित कण की जो रेखीय गति है, दोनों एक ही दिशा के अनुदिश हो, उसे बहुत विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। जो दूसरा अध्ययन क्षेत्र है जिसमें आवेश की गति और बल की दिशा के बीच में कोण है और परवलयाकार पथ बनते हैं, उनका अध्ययन इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी लर्निंग वीडियो में किया गया है। जब कण का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है, तो एक धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल से त्वरण पाएगा और समय के साथ त्वरण के कारण वेग में वृद्धि प्रारंभिक वेग u बाद में कुछ समय t पश्चात v हो जाएगा और कण एक त्वरित गति विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश करेगा। अगर यही कण ऋण आवेशित होता, तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत कण पर एक मंदन का काम करती और इस प्रारंभिक वेग को घटाकर शून्य भी कर देती। तो लगातार कण कम होते हुए वेग के साथ प्रारंभिक वेग की दिशा में तब तक गति करता जब तक कि उसका वेग शून्य नहीं हो जाता, और उस शून्य वेग की स्थिति पे कण का आगे की तरफ विस्थापन रुक जाता। और अगर समय की आगे की स्थितियां देखें, तो विद्युत क्षेत्र का बल ऋण आवेशित कण को विपरीत दिशा में त्वरित करके वेग को लगातार बढ़ाता हुआ उल्टी दिशा में भी गति करा देता। तो ऐसा कण जो मंदित हो रहा है, वो हमेशा अपने तात्कालीन वेग के अनुदिश गति करेगा और त्वरण उसके वेग में परिवर्तन का काम करेगा। विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेशित कण पे जो त्वरण का मान है, वो बल और द्रव्यमान का अनुपात हो जाएगा। एक q आवेश अगर एक समरूप विद्युत क्षेत्र E तीव्रता में है, तो उस पर लगने वाला बल QE में जब द्रव्यमान का भाग दिया गया, तो जो त्वरण का मान आया है, वो कण के आवेश के साथ एक समानुपाती संबंध रख रहा है। समान द्रव्यमान और समान विद्युत क्षेत्र तीव्रता की स्थितियों में अधिक आवेश के कण पर अधिक बल लगेगा। एक द्विआयनित धनायन एकल आयनित धनायन की तुलना में दुगना
त्वरण या बल अनुभव कर सकता है। इसी संबंध का अध्ययन बता रहा है कि त्वरण का मान कण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात एक भारी कण पे त्वरण का मान समान आवेश और समान विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं की स्थितियों में कम होगा। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तुलना करें तो दोनों अगर एक ही विद्युत क्षेत्र में हो, दोनों के आवेश एक समान है, तो दोनों पे बल तो बराबर लगेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 2 गुना होने पर उसका त्वरण प्रोटॉन की तुलना में आधा रह जाएगा। और अगर हम किसी कण को अधिक मजबूत विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान अधिक होते हैं, तो त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। अगर एक परीक्षण धन आवेश समरूप विद्युत क्षेत्र में सरल बल रेखा की दिशा में ही प्रारंभिक वेग का घटक रख रहा है, तो इस धन आवेश पे विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही प्रारंभिक वेग के अनुदिश उसे एक त्वरण ए देगा, और इस त्वरण से समय के साथ उसके वेग में अतिरिक्त अंश उत्पन्न होकर उसके वेग में उत्तरोत्तर समय के साथ वृद्धि होगी। और क्योंकि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों एक ही दिशा में हमेशा रहेंगे, तो कण का पथ शुरू में और बाद में बल रेखाओं के अनुदिश बना रहेगा। और ऐसी स्थिति में एक कण जो शुरू में u प्रारंभिक वेग के साथ था, a त्वरण के साथ t समय बाद उसका वेग अधिक हो जाएगा। अगर हमें किसी समय t में तय की गई कण की दूरी s ज्ञात करनी है, तो हम देख रहे हैं कि इस दूरी में समय के साथ प्रारंभिक वेग का घटक और त्वरण से जो वेग लगातार समय के साथ बढ़ता है उसका समय t में विस्थापन घटक दोनों जोड़कर कुल विस्थापन हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें समय की जानकारी उपलब्ध नहीं है और कण के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और दूरियों के साथ आपस में त्वरण का संबंध देखना है, तो हम v² = u² + 2as संबंध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर परीक्षण गतिमान आवेश ऋण आवेश है और वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रारंभिक वेग रख रहा है, तो उस पर जो बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत त्वरण पैदा करेगा, वो त्वरण समय के साथ उसके वेग में कमी करेगा और उसका वेग मान में कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रारंभिक वेग और त्वरण से उत्पन्न वेग घटक एक ही दिशा के अनुदिश है, तो अंतिम वेग भी प्रारंभिक वेग की दिशा में आएगा और कण उत्तरोत्तर घटते वेग से तब तक गति करेगा जब तक कि उसका वेग 0 न हो जाए। और 0 वेग की स्थिति पाने के बाद ऐसा कण विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक त्वरित गति करने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर मंदन को हम -a कहें, तो ये सभी गति के त्वरण के सूत्र रूप बदलकर वेग प्रारंभिक वेग के साथ समय के साथ होने वाली कमी का रूप धारण कर लेगा। और जब वेग किसी समय बाद ऋणात्मक हो गया है, तो गति की दिशा भी उल्टी हो जाएगी। इसी तरह से हम विस्थापन को प्रारंभिक वेग के समय के साथ किए गए विस्थापन और त्वरण से जो वेग आया है उसके द्वारा किए गए विस्थापन के अंतर के अनुसार रख सकते हैं। और अगर समय बहुत अधिक हो गया है और ये ऋण मान अधिक हो गया है, तो हम पाएंगे कि कण की गति की दिशा भी और विस्थापन भी पहले से उल्टे हो जाएंगे। अगर हमें समय की जानकारी नहीं हो, तो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग को दूरी के साथ त्वरण के इस सूत्र से समझा जा सकता है। तो जो गति के त्वरण के सूत्र हैं, उनमें एक ही जगह हम -a लगाकर मंदन की स्थितियों में गतियों को समझ सकते हैं। कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे तो ये तथ्य और अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएंगे। अगर एक E तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में गति करता हुआ आवेश D विस्थापन करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विस्थापन का गुणनफल वो विभवांतर है जिस पर Q आवेश त्वरित हो गया है। विभवांतर एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य है, तो Q आवेश पर किया गया कार्य Q × V विभवांतर और आवेश का गुणन हो गया है। और विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया ये कार्य कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर देगा। अगर कण का प्रारंभिक वेग u है, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 12mv², अंतिम वेग v के साथ 12mv² हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में गतिज ऊर्जा का अंतर विभवांतर के द्वारा Q आवेश को त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर हो गया है। अगर कोई कण स्थिर अवस्था से शुरू हो, उसका प्रारंभिक वेग 0 हो या अंतिम गतियों के दौरान रुक जाता है, तो u और v में से किसी एक का मान 0 होने पर हम कह सकते हैं विभवांतर के द्वारा आवेश पर किया गया कार्य 12mv² के बराबर हो गया है। अगर एक कण का प्रारंभिक वेग 0 है, तो v विभवांतर में त्वरित होकर Q आवेश जिसका द्रव्यमान m है, जो गतिज ऊर्जा 12mv² पाएगा, वो QV के जब बराबर है, तो उसे हल करेंगे तो कण के वेग का मान इस पीले हाईलाइट के अनुसार वर्गमूल हो गया है 2Q V/m। और हम कह सकते हैं कि किसी एक समान विभवांतर के लिए कण का
वेग आवेश और द्रव्यमान के अनुपात, जिसे हम विशिष्ट आवेश कहते हैं, उसके वर्गमूल के समानुपाती हो गया है। सभी कणों में Q और M का अनुपात या विशिष्ट आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के लिए सर्वाधिक है। वो दुनिया में सबसे कम द्रव्यमान का आवेशित कण है और उसका E/m 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg सर्वाधिक है। तो ऐसी स्थितियों में समान विभवांतर पे त्वरित कणों में इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक वेग प्राप्त कर लेगा। ड्यूट्रॉन और अल्फा दोनों के Q और M के अनुपात एक समान है, तो वो अगर एक समान विभवांतर पे त्वरित होंगे तो उनके वेग के अनुपात भी एक समान होंगे। या ये बात भी समझना उचित रहेगा कि अगर हम कण को अधिक विभवांतर पर त्वरित करेंगे तो विभवांतर के वर्गमूल के अनुसार उसका वेग बदल जाएगा, क्योंकि विभवांतर के अनुपात में उस पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा और गतिज ऊर्जा में वेग वर्ग अनुपात में है। तो अगर आप 4 गुना विभवांतर करते हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुना और वेग 2 गुना हो जाएगा। ये आंकिक उदाहरण विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति के दौरान विभवांतर और गतिज ऊर्जा के संबंधों को बहुत सहजता से समझा देंगे। हमें एक आवेशित कण जिसका आवेश 1 मिली कूलम और द्रव्यमान 20 ग्राम है, उसका वो प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है ताकि वो 10 वोल्ट विभवांतर की ये जो दूसरी B स्थिति है वहां तक कम से कम पहुंच जाए। तो सीमांत स्थितियों में इस कण के पास इतनी गतिज ऊर्जा होनी चाहिए कि वो विद्युत क्षेत्र में विभवांतर के विरुद्ध कार्य करता हुआ अपनी गतिज ऊर्जा को इस्तेमाल करता हुआ अंततः शून्य वेग की स्थितियों के साथ B स्थिति तक पहुंच जाए। तो हम कह सकते हैं कि 10 वोल्ट के विभवांतर के द्वारा आवेश पर किया गया जो कार्य है QV वो कण की गतिज ऊर्जा के बराबर हो गया है। इस संबंध का इस्तेमाल करें, 2 यहाँ दूसरी दिशा में आ जाएगा और M नीचे भाग में आ जाएगा और V² की बजाय V ज्ञात करने के लिए हम वर्गमूल कर लेंगे। आवेश की जगह 1 मिली कूलम, विभवांतर की जगह 10 वोल्ट और द्रव्यमान 20 ग्राम की जगह हम किलोग्राम में 0.02 लिख दें। ध्यान रहे हमें सभी विमाएं MKS यूनिट में लिखनी है और अगर हम इसे हल करते हैं तो हम पाते हैं कि ये 1 मीटर पर सेकंड वेग अगर प्रारंभिक स्थितियों में रखेगा तो इसके पास 10 मिली जूल गतिज ऊर्जा होगी और वो गतिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 10 वोल्ट विभवांतर में चलने में प्रयोग हो जाएगी। उसी तरह का एक और प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था से एक समरूप विद्युत क्षेत्र में 100 वोल्ट के विभवांतर पे त्वरित किया जाता है तो उसका वेग क्या होगा, ये ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में त्वरण के साथ गति करने लगेगा और जब वो 100 वोल्ट के विभवांतर पे चला जाएगा तो विभवांतर उसके आवेश पर जो कार्य करेगा वही उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को अगर E कहें और वो जब 100 वोल्ट के विभवांतर पे त्वरित होगा तो किया गया कार्य 100 EV कहा जा सकता है। EV ऊर्जा की इकाई है जो हम आणविक गणनाओं में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम लिख देते हैं तो कूलम में आवेश और वोल्ट में विभव का ये जो गुणन है वो जूल में ऊर्जा का रूप हो गया है। तो 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 100 EV या 1.6 गुणा 10⁻⁻17 जूल हो जाएगी। हम गतिज ऊर्जा को अगर हाफ mv² लिखें, ये 200 EV से गुणा करें तो ये 200 EV हो गई है और उसमें अगर m का भाग दे के वर्गमूल कर लें तो ये इलेक्ट्रॉन के वेग का हमारे पास सूत्र आ गया है। सभी कणों में इलेक्ट्रॉन सबसे कम द्रव्यमान का आवेशित कण है, उसका E और M का अनुपात जिसे हम विशिष्ट आवेश कहते हैं वो सर्वाधिक 1.76 गुणा 10⁻11 कूलम पर kg है और इतनी अधिक मान के साथ जब हम 100 वोल्ट से त्वरित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का वेग जब हम ऐसी गणनाएं करते हैं वर्गमूल में तो अक्सर 10 की घात को एक समघात कर लेना चाहिए। तो 11 यहाँ एक 10 से 10⁻12 हो जाएगा और 1.76 में बचे हुए 20 के गुणा से जो राशि आएगी वो हमें अगर वर्ग संख्याएं याद है 36 के करीब की एक संख्या है। 36 का वर्गमूल 6 होता है तो इसका वर्गमूल 6 से कुछ छोटी राशि होगी और 10⁻12 का वर्गमूल घात आदि हो गई, 10⁻6 रह जाएगा। तो हम पाएंगे कि हमारा जो कण है इलेक्ट्रॉन वो 100 वोल्ट विभवांतर में त्वरित होकर 5.933 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकंड जैसा वेग प्राप्त कर लेगा जो प्रकाश वेग से 100वें अंश जैसा रूप रखता है। यह उदाहरण प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे प्रचलित प्रश्न प्रारूप है। हमें 3 कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा दिए गए हैं और वो सभी एक समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था से गति करते हैं। गति अगर समान दूरी के लिए, समान समय के लिए या समान विभवांतर में की जावे तो इन तीनों कणों के वेगों के और गतिज ऊर्जाओं के अनुपात ज्ञात करने हैं। हमें मालूम है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थिर आवेशित कण विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल और त्वरण प्राप्त करके एक त्वरित गति करता है और विद्युत क्षेत्र
क्षेत्र में त्वरण का मान बल में द्रव्यमान का भाग देने पे और बल आवेश और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का गुणनफल लेने पर कण के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के अनुसार हो जाएगा। वो कण के विशिष्ट आवेश के समानुपाती है। और अगर हम प्रोटॉन, ड्यूटॉन, अल्फा की संरचनाएं देखें तो इसमें एक प्रोटॉन है, ड्यूटॉन में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और अल्फा में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। द्रव्यमान अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक भांति ले लें तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा के द्रव्यमान क्रमशः 1:2:4 अनुपात रखते हैं। वहीं प्रोटॉन और ड्यूटॉन में एक प्रोटॉन का आवेश है और अल्फा में 2 प्रोटॉन का आवेश है। तो अगर हम आवेश और द्रव्यमान के अनुपात देखें तो आप पाते हैं कि ड्यूटॉन और अल्फा का Q/m एक समान है और वो प्रोटॉन से आधा है। तो ऐसी स्थिति में प्रोटॉन का Q/m ड्यूटॉन और अल्फा से अधिक होने पर उसका त्वरण ड्यूटॉन और अल्फा के समान त्वरण से 2 गुना होगा। एक आवेशित कण समरूप विद्युत क्षेत्र में समान दूरी पर विस्थापित हो या समान विभवांतर पर चले, ये एक ही स्थितियां हैं, क्योंकि समरूप विद्युत क्षेत्र में d विस्थापन पर जो विभवांतर होता है वो दूरी के समानुपाती हो गया है। तो एक समान दूरी का विभवांतर भी एक समान होगा। तो ये दोनों स्थितियां, 2 भिन्न स्थितियां न होके एक ही स्थिति के 2 रूप हो गए हैं और हमें जानकारी है एक Q आवेश को अगर विभवांतर डेल्टा V में चलाते हैं तो विभवांतर एकांक आवेश पर किया गया कार्य है, Q आवेश पर किया गया कार्य Q डेल्टा V हो गया है। विद्युत क्षेत्र कण को त्वरित करके जो स्थिर विद्युत क्षेत्र में कार्य करता है वही उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। हम कह सकते हैं कि समान विभवांतर और समान दूरी पर आवेश को चलाने में जो गतिज ऊर्जा आ रही है वो उसके आवेश के समानुपाती है। हम गति के समीकरण v² = u² + 2as का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमें समय गणनाओं में नहीं दिया गया है। कण का प्रारंभिक वेग अगर 0 हो तो जो वेग का वर्ग है वो दूरी के समानुपाती और त्वरण के समानुपाती 2as रूप प्राप्त कर लेगा। और अगर सभी कण एक समान दूरी पर चल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वेग का वर्ग त्वरण के समानुपाती है और कण का त्वरण उसके आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के समानुपाती है। तो हम कह सकते हैं कि वेग आवेश द्रव्यमान अनुपात के वर्गमूल के समानुपाती हो जाएगा। प्रोटॉन, ड्यूटॉन और अल्फा के आवेश क्रमशः 1 इकाई और 2 इकाई है। अल्फा में 2 प्रोटॉन का आवेश है, प्रोटॉन और ड्यूटॉन में केवल 1 ही प्रोटॉन के आवेश है। और अगर हम द्रव्यमान देखें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान केवल 1 प्रोटॉन है, ड्यूटॉन में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है और अल्फा में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो अगर हम Q और M के अनुपातों को यहाँ रखते हैं और उसके वर्गमूल के अनुसार तीनों कणों के वेग का अनुपात देखें तो हम पाते हैं कि ड्यूटॉन और अल्फा का Q और M अनुपात एक समान होने के कारण समान विभवांतर या समान दूरियों पर चलने पर वेग एक समान होगा। क्योंकि प्रोटॉन के पास Q/m अल्फा या ड्यूटॉन से 2 गुना है तो वेग क्योंकि Q/m के वर्गमूल के समानुपाती है तो हम पाएंगे कि प्रोटॉन का वेग ड्यूटॉन और अल्फा के वेग से √2 गुना प्राप्त होगा अगर तीनों कणों को समान विभवांतर या समान दूरियों पर चलाया जाए। हम गतिज ऊर्जा को अगर 12 mv² समझे, v² को समान दूरियों पर चलने की स्थितियों में त्वरण के समानुपाती लें और त्वरण आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के अनुसार लें तो ये m हर और अंश दोनों में बराबर आने पे कट जाएगा और हम पाएंगे कि गतिज ऊर्जा एक बार फिर हमें आवेश के समानुपाती प्राप्त हो गई। जो हमने विभवांतर के द्वारा किए गए कार्य से भी समानुपाती संबंध पाया था वैसा ही संबंध हमें 12 mv² को हल करने पर आ गया है। और तीनों कणों प्रोटॉन, ड्यूटॉन और अल्फा में सबसे ज्यादा आवेश अल्फा के पास है। तो ऐसी स्थिति में जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा अल्फा की होगी और प्रोटॉन और ड्यूटॉन दोनों के आवेश समान है तो उनकी गतिज ऊर्जाएं एक समान होगी। ध्यान रहे अल्फा का वेग प्रोटॉन की तुलना में 1/√2 कम है, अतः v² का अनुपात अगर देखें तो प्रोटॉन की तुलना में अल्फा का v² 1/2 है, लेकिन अल्फा का द्रव्यमान 4 गुना होने से गतिज ऊर्जा m और v² के गुणा से उत्पन्न अल्फा की प्रोटॉन से 2 गुनी हो गई है। अगर तीनों कण स्थिर अवस्था से समरूप विद्युत क्षेत्र में एक समान समय के लिए गति करें तो हम गति का ये जो प्रथम समीकरण है जो किसी समय t के बाद वेग को प्रारंभिक वेग के साथ त्वरण और समय के साथ जोड़ रहा है, प्रारंभिक वेग 0 है तो हम पाते हैं कि किसी समय t पर त्वरण a के साथ वेग at हो जाएगा। और अगर तीनों कणों का गति का समय समान है तो कणों के वेग त्वरण के समानुपाती होंगे और त्वरण आवेश और द्रव्यमान के समानुपाती है। तो ऐसी स्थितियों में प्रोटॉन, ड्यूटॉन, अल्फा के आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है प्रोटॉन का, ड्यूटॉन का और अल्फा का, उसी अनुपात में वेग हो जाएंगे क्योंकि ड्यूटॉन और अल्फा के आवेश द्रव्यमान अनुपात एक समान है और प्रोटॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात उन दोनों से 2 गुना है तो वेग का अनुपात 2:1:1 प्रोटॉन, ड्यूटॉन और अल्फा का समान समय की गति के लिए हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हम गतिज ऊर्जा को 12 mv² लिखें, वेग को आवेश द्रव्यमान अनुपात के अनुसार रखें और वर्ग
वर्ग कर दें और m से गुणा कर दें तो हम पाएंगे कि गतिज ऊर्जा का अनुपात आवेश के वर्ग में द्रव्यमान के भाग देने से जो अनुपात आएगा उसके समानुपाती है। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा के आवेश अगर हम देखें तो प्रोटॉन में 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन में भी 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, लेकिन अल्फा में 2 प्रोटॉन के कारण 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। वहीं तीनों कणों के द्रव्यमान 1 इकाई, न्यूट्रॉन में 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 इकाई, और अल्फा में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन 4 इकाई। अगर अनुपातिक गणना करें तो हम पाते हैं कि ये अनुपात 1 अनुपात आधा अनुपात 1 आ रहा है, और अगर हम 2 एलसीएम लें तो ये 2 अनुपात 1 अनुपात 2 प्राप्त हो गया है। इसी तरीके की अनुपातिक गणनाएं किन्हीं भी कणों के आवेश और द्रव्यमान अनुपात के साथ हम अलग अलग परिस्थितियों में कर सकते हैं, और ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छी संख्या में आते हैं, और इनका अभ्यास हमारी किसी एमसीक्यू वीडियो में इसी प्लेलिस्ट में किया हुआ है। उम्मीद है आज के इस लर्निंग वीडियो से एक समरूप विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की सरल रेखीय गति आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से विद्युत क्षेत्र में कणों की परवलयाकार गति को भी समझा जा सकता है, और दूसरी प्लेलिस्ट आपकी फिजिक्स की समझ को इतना बेहतर बना देगी कि सभी तरह की परीक्षाओं में आपको भारी सफलताएं मिल सकती हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने और सराहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।